बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का मॉडल पेपर जो सामाजिक विज्ञान का है, क्लास 10th का। ओके, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, लघुरात्मक प्रश्न है 1-1 नंबर के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1929 के कांग्रेस लाहौर अधिवेशन का महत्व था। क्या है? 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको कम कर लेता हूँ। ओके, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व था? तो इसका उत्तर होगा 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वार अवधि की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। ओके, दूसरा प्रश्न है, भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों की सहायता से की जाने वाली कृषि का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। ओके, अगला प्रश्न है, कोपरा क्या है? तो कोपरा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। ओके, अगला प्रश्न है, उदारीकरण क्या है? उदारीकरण क्या है? तो इसका उत्तर होगा सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की वस्तु प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। ओके, अगला प्रश्न है 5वां, औसत आय को क्या कहा जाता है? औसत आय को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा प्रति व्यक्ति आय। ओके, अगला प्रश्न है 6, नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से है? क्या है? नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से है? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। जो नेल्सन मंडेला था वो किस देश का रहने वाला था? तो वो था दक्षिण अफ्रीका का। ओके, अगला प्रश्न है 7वां, ट्रेड यूनियन में किस प्रकार का समूह है? जो ट्रेड यूनियन है वहाँ किस प्रकार का समूह है? तो उत्तर है वर्ग विशेष समूह। ओके, अगला प्रश्न है 8वां। अब आगे लघुरात्मक प्रश्न क्या गए? लघुरात्मक प्रश्न। ओके, जो ये 2 नंबर के हैं प्रत्येक। 8वां क्वेश्चन है, जूसेपे मेत्सनी कौन था? क्या है? जूसेपे मेत्सनी कौन था? इटली के एकीकरण के संदर्भ में उसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है जूसेपे मेत्सनी इटली का एक महान क्रांतिकारी नेता था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। किसका? गुप्त संगठन का। मेत्सनी ने भी 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी, यंग इटली, दूसरा है यंग यूरोप। इन संगठनों के सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी युवा थे। इतना लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना है। ओके, आया समझ में? अगला 9वां प्रश्न है, 9वां है, आदि औद्योगिकरण क्या है? क्या है? आदि औद्योगिकरण क्या है? 2 नंबर का है। उत्तर होगा आदि औद्योगिकरण का अर्थ पोलैंड और यूरोप में कारखानों की स्थापना से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पाद होने लगा। क्या होने लगा? औद्योगिक उत्पाद होने लगा। यह उत्पादन कारखानों में नहीं होता था। कहाँ नहीं होता था? कारखानों में नहीं होता था। किसी वस्तु को पहली प्रारंभिक अवस्था का संकेत है। क्या है? आदि, जो आदि है ना, वो किसी वस्तु को पहली प्रारंभिक अवस्था का संकेत है। अनेक व इतिहासकारों ने औद्योगिकरण में इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम दिया। आदि औद्योगिकरण क्या है? यही परिभाषा है इसकी। आदि औद्योगिकरण काल में औद्योगिक बाजार के लिए उत्पाद कारखानों की बजाय घरों पर हाथों से निर्मित किए जाने लगे। ये आपका 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला 10वां प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों कहा जाता है? आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा
यह द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता या निर्भर को खनिज कम करता है। निर्भरता को खनिज कम करता है। निर्भरता कौन है? वह निर्भरता खनिज को कम करता है। ओके, दूसरा पॉइंट है, देश के विभिन्न भागों में स्थापित विनिर्माण उद्योग लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर गरीबी को कम करने का प्रयास करते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट है, जनजातीय एवं बिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित विनिर्माण उद्योग क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायक होते हैं। ओके, चौथा पॉइंट है, विनिर्माण उद्योग से प्राप्त उत्पादों के निर्माण से व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होता है। देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ओके, अगला प्रश्न है 11वां, सतह के विकेंद्रीकरण के दो लाभ बताइए। सतह के विकेंद्रीकरण के दो लाभ बताओ। उत्तर होगा, स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। दूसरा पॉइंट है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़ी जनजातियों या जातियों के लिए स्थानीय निकायों में सदस्य एवं पदाधिकारी पदों की आरक्षण से वंचित लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। 11वां भी हो चुका है। अगला 12वां क्वेश्चन है, हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के महत्व को बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के महत्व को बताइए। ओके, उत्तर है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वनरोपण आदि सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र के महत्व को बता रहे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन है, कृषि है, मत्स्य पालन है, वनरोपण आदि सम्मिलित, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को योगदान देते हैं। क्या योगदान देते हैं। दूसरा पॉइंट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 13% है। किसका? जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 13% है। ओके, तीसरा पॉइंट है, भारत में रोजगार प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 44% है। ओके, चौथा पॉइंट है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। कौन सा? पहला। ओके, तीसरा पॉइंट है, विकास किसे कहते हैं। अब सोच रहे होंगे 1 नंबर में आने वाला 2 नंबर भी कैसे आ गया होगा, लेकिन देखो विकास की परिभाषा बहुत सारे लोगों को नहीं आती, इसीलिए ये 2 नंबर में आए हैं। ओके, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ असमानता, निर्धनता एवं निरक्षरता में कमी भी होती है, अर्थात लोगों की आर्थिक जीवन में सुधार हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। ओके, 13वां भी हो चुका है। अब आ चुका है दीर्घागम प्रश्न, जो प्रत्येक 3 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 3 नंबर के हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। दीर्घात्मक प्रश्न, तो 14वां क्वेश्चन है हमारा, वियना सम्मेलन के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? संक्षिप्त विवरण दीजिए। वियना सम्मेलन के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? संक्षिप्त विवरण देना है। तो इसका उत्तर होगा, नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोपीय शक्तियों ने वियना की संधि की। किसकी संधि की? वियना की। ओके, वियना की संधि की। इस संधि के उद्देश्य से नेपोलियन युद्धों द्वारा लाए गए परिवर्तन को समाप्त करना तथा यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना था। रूढ़िवादी। ओके, प्रस्ताव विवरण देना है ना, क्या व्यवस्था था, और बड़ा है भैया, मैंने सोचा कितना ही है। अभी वियना सम्मेलन के प्रमुख प्रस्ताव, वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं, 2 महत्वपूर्ण परिवर्तित निम्नलिखित है। तो पहला परिवर्तन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाई गई बुर्बो राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया तथा फ्रांस को नेपोलियन से हुए युद्ध के दौरान प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों को लौटाना पड़ा। नेपोलियन से हुए युद्ध के दौरान
प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों को वापस लौटाना पड़ा। ओके, दूसरा परिवर्तन है प्रशा ने प्रजा को उसकी पश्चिमी प्रजा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। ओके, तीसरा पॉइंट है नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मनी महासंघ को बरकरार रखा था। ओके, अगला प्रश्न है 15वां क्या कहता है? 15वां कहता है भारत में उपभोक्ता आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों के लिए उत्तरदायी का वर्णन करें। जो भारत में उपभोक्ता आंदोलन है उनके 3 कारण का वर्णन करना है। तो पहला है उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवहार में सम्मिलित होते थे। ओके, दूसरा पॉइंट है 1980 के दशक से पहले बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कहीं कोई कानून व्यवस्था उपलब्ध नहीं। 1980 का समय था जब कोई भी कानून लागू नहीं किया गया था। लंबे समय तक जब कई उपभोक्ता एवं विशेष ब्रांड के उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था, तो सामान्यतः उस ब्रांड उत्पादक को एक दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था। कुछ समझ में आया? जो असंतुष्ट लोग थे और जो विशेष प्रकार का ब्रांड था वो दुकानों से खरीदना बंद कर देते थे। ये है इसके तीसरी लाइन का। ओके, दूसरे अगला प्रश्न है, तीसरा भी है। तीसरा क्या कहता है? ये मान लिया जाता है कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा खरीदते समय वह सावधान बरते। विक्रेता का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इसमें यह समझाया गया है जो उपभोक्ता खरीदने वाला है वह अपनी सावधानी बरतें, जो विक्रेता हैं उसका कोई भी दायित्व नहीं बनता है। ओके, अगला प्रश्न है 16वां। गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं? कौन सी गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए संक्षिप्त रूप में। तो इसका उत्तर है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि एक ऐसी प्रकार की श्रम गहन कृषि कहती है जिसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों एवं सिंचाई का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों की जाती है जहाँ खेती की जाने वाली भूमि सीमित है तथा जनसंख्या घनत्व अधिक है। इस प्रकार खेती वहाँ की जाती है जहाँ भूमि बिल्कुल कम मात्रा में हो और जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में हो। ओके, अगला प्रश्न है, अगला 17वां प्रश्न है हमारा। जल संरक्षण हेतु प्रमुख उपाय सुझाइए। क्या है? जल संरक्षण हेतु प्रमुख उपाय सुझाइए। उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ओके, उत्तर है जल संरक्षण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। तो उत्तर है बाढ़ के जल का नियंत्रण। क्या है? बाढ़ के जल का नियंत्रण, जल का विवेकपूर्ण उपयोग, विवेकपूर्ण बुद्धि से उपयोग, भूजल विदोहन निषिद्धन का क्षेत्र, भूजल विदोहन निषिद्ध क्षेत्र का निर्धारण, वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण, संधारण, पुनर्निर्माण एवं अनुकूलता उपयोग। 5वां है परंपरा जल स्रोतों का पुनरुद्धारण, जल प्रदूषण को रोकना, कम जल की आवश्यकता वाली कृषि फसलों को बढ़ावा देना। ओके, अगला प्रश्न है 18वां। 18 कितना बड़ा है? नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं। 18 क्या कहते हैं? 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? ये 2022 में भी IPL में पूछा गया था ऐसा प्रश्न, यानी ऐसा ही प्रश्न था कुछ वो। उत्तर है 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का निम्नलिखित असर हुआ। पहला है देश के अनेक लोगों को छापे खानों से काम मिलने लगा। दूसरा है बादशाही प्रेस ने गरीब लोगों के मन मस्तिष्क में राष्ट्रवादी विचारों का रोपण किया। तीसरा है सस्ती मुद्रण सामग्री से गरीब लोगों को राष्ट्रीय, स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलने लगी।
ओके। चौथा है मुद्रण संस्कृति के कारण जाति भेद के बारे में विभिन्न प्रकार की पुस्तिकाएं संबंधी निबंधों को लिखने जाने लगा। ओके। अगला पांचवा है मुद्रण संस्कृति द्वारा गरीबों में नशाखोरी कम करने तथा हिंसा को समाप्त करने का संदेश पहुंचाया गया। ओके। अगला 19वां प्रश्न है आपका, पारदर्शिता क्या है? पारदर्शिता क्या है? लोकतंत्र में पारदर्शिता के क्या लाभ हैं? ओके। इसका उत्तर है पारदर्शिता लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ नियम कानून के अनुसार होंगे। ओके। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहिए कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इस पता लगा सकता है। उसे न सिर्फ यह जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इससे ही पारदर्शिता कहते हैं। ओके। अब है लोकतंत्र में पारदर्शिता के लाभ। लोकतंत्र में पारदर्शिता के निम्नलिखित लाभ हैं। पारदर्शिता से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही बढ़ती है। पारदर्शिता से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही बढ़ती है, यानी कि भरोसा होता है। इस व्यवस्था में लोगों का विश्वास दृढ़ होता है। दूसरा है इससे सरकार द्वारा गलत फैसले लिए जाने की संभावना अथवा उसके लिए गलत प्रक्रियाओं को अपनाए जाने की संभावना कम होती है, जिससे निष्पक्षता बढ़ जाती है। ओके। तीसरा पॉइंट है पारदर्शिता से लोगों को विश्वास होता है। पारदर्शिता से लोगों को विश्वास होता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके इस विरुद्ध कदम उठाने का अवसर उपलब्ध होता है। ओके। अगला है 20वां क्या कहता है? लोकतंत्र की चुनौतियां शब्द से क्या अभिप्राय है? लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। ओके। तो इसका उत्तर है चुनौतियों का शाब्दिक अर्थ एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति जिसमें किसी प्रकार की प्रक्रियाएं की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र में चुनौती शब्द का आशय एक देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुनिश्चित करने के लिए आने वाली विभिन्न कठिनाइयाँ। चुनौतियाँ किसी आम समस्या जैसी नहीं है। हम आमतौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन जिन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो हम उसे चुनौती कहते हैं। ओके। एक बार जब हम चुनौती से पार पा लेते हैं तो हम पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। ओके। यही चुनौती है। उदाहरण है निर्धनता है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। ये चुनौतियां हम बताते हैं कि इनका समाधान करके हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि हम चुनौतियों से विजय प्राप्त कर ले तो हम आगे बढ़ने की आकांक्षा बहुत अधिक होती है। ओके। 21वां प्रश्न जो महत्वपूर्ण है आपके लिए बहुत ही, वनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है यानी सुरक्षित किया जा सकता है? तो उत्तर है वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाना। दूसरा है नियंत्रित पशुचारण को रोकना। तीसरा वनों से वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्षारोपण करना आवश्यक है। लकड़ी के ईंधन का कम उपयोग किया जाना है। 3 नंबर में ये 4 पॉइंट नहीं आएंगे, इसमें पूरे 8-10 पॉइंट आएंगे, लेकिन मैंने मोस्ट 4 टॉपिक लिए हैं। आपको 4 नहीं, आपको 10-12 लिखना है। ओके। 22वां क्वेश्चन है भारत में रेल परिवहन का क्या महत्व है? इस पर का 100% आ सकते हैं ये क्वेश्चन। ओके। पहला है भारत में रेल परिवर्तन वस्तुओं एवं यांत्रिक परिवहन का प्रमुख साधन है। कौन? रेल परिवहन। ओके। रेल परिवर्तन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार है, भ्रमण है, तीर्थ यात्रक है, लंबी दूरी है तक सामान का परिवहन आदि है। ओके। तीसरा है भारतीय रेलवे के विभिन्न लोगों एवं राज्यों को एक साथ जोड़कर एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। चौथा पॉइंट है भारतीय रेलवे ने देश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग के तीव्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला पॉइंट है रेलवे ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त किया है।
चट्टानें, रेलवे, खनिज, अयस्क, कोयला, सीमेंट व खाद्यान्न आदि जैसी भारी व स्थूल वस्तुओं को परिवहन का सबसे सुगम यानी अच्छा साधन माना है। अब आता है आपके निबंधात्मक प्रश्न जो प्रत्येक 4 नंबर के, कितने नंबर के हैं? 4 नंबर के। 23वां क्वेश्चन है, विश्व में लोकतंत्र की 2 चुनौतियां एवं उनके समाधान बताइए। यदि आप ये लिखोगे तो 4 नंबर मिलेगा, और अथवा में है लोकतंत्र से क्या आशय, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। यदि आप ये लिखोगे तो 4 नंबर में। इनके उत्तर बहुत लंबे हैं, लगभग इनके उत्तर हैं 300 शब्दों से लेकर 350 शब्दों में, 350, इसलिए मैंने ले लिखे हैं। आप किताब से देखकर इनको लिख लेना, याद कर लेना। ओके। 24वां क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। क्या कोपरा प्रभावकारी है? ये आपको पेज नंबर 334, नहीं, ये शायद आपको विकास में मिलेगा, विकास की किताब है ना आपके पास, उसमें मिलेगा ये क्वेश्चन। ओके, ध्यान रखना ये क्वेश्चन, ये नहीं ये। ओके, अब क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका संक्षिप्त विवरण दीजिए। अथवा में है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों में अपना उत्पाद किस प्रकार स्थापित तथा नियंत्रित करती है। ये आपको एक ही किताब में मिलेगी, एक ही बुक में मिलेगा। ओके। 26वां क्वेश्चन है, राजनीतिक दल जनमत एवं कानून निर्माण में किस प्रकार निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था की विवेचना उदाहरण सहित दीजिए। ओके, ये आपका 4 नंबर पक्के हैं इसमें भी। 27वां क्वेश्चन है, सत्याग्रह के विचार का मतलब। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। ओके। अथवा में 1909 में गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के आंदोलन को क्यों अपनाई। ओके। 28वां जो मानचित्र आता है आपके, क्या आता है? मानचित्र। उसमें 4 चीज़ें आती हैं, कुछ भी आ जाता है। 28वां ये भी 4 नंबर का आता है। ओके, ये आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि ये आएंगे, लेकिन इस तरह के प्रश्न आएंगे। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।